everyone, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Scientification. Today we are going to cover our rest of the topic of the class 9 chapter number 3, that is tissue in action. So इससे पहले के सारे ही टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने पार्ट 1 में. So इस वाले पार्ट में हम अपना बाकी का टॉपिक कवर करने वाले हैं. ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट में. So इस पार्ट में हम देखेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और चीज़ों को समझेंगे. वो भी अगर हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को क्लियर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी. तो इस वजह से हम एनसीईआरटी को यहाँ लाइन बाय लाइन लेके चल रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए एक्टिविटी नंबर 3.2, लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर. रिकॉल एवरीडे एक्सपीरियंस गिवन इन फर्स्ट कॉलम. देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है, कुछ एक्सपीरियंसेस दिए हुए हैं. जैसे व्हेन यू गेट अ स्मॉल कट इन योर स्किन. क्या होता है अगर आपके स्किन पे छोटा सा कट लग जाए तो क्या होता है? रेड ब्लड oozes out from the cut. ऐसे ही तो होता है, बाहर आने लगता है ब्लड वहां से. एंड द क्लॉट इज फॉर्म आफ्टर सम टाइम. और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं क्या कि वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है. व्हाट कॉज ब्लड टू क्लॉट? क्या है जो ब्लड को क्लॉट कराता है, ये बताना है हमको. इसके बाद देखिए राइट योर ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन इन योर नोटबुक. आपको ये लिखना है. तो नेक्स्ट क्या है? व्हेन यू गेट अ स्किन इन्फेक्शन. जब भी आपको स्किन इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? द एरिया टर्न रेड एंड परहैप्स स्लाइटली swollen. ऐसे ही तो होता है. एंड हो सकता है कि आपको फीवर भी आ जाए. ठीक, तो क्या होगा? वो एरिया रेड हो जाएगा, रेडिश टाइप हो जाएगा, सूज सकता है, हो सकता है उसके दर्द की वजह से आपको फीवर भी आ जाए. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन यू एक्सरसाइज और रन. जब भी आप भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो यू ब्रीथ फास्टर, योर फेस में टर्न्स रेड. और आपका फेस क्या होता है? रेड हो जाता है. आप बहुत तेजी से सांस लेते हैं. जब आप तेजी से सांस लेते हैं तो आपका फेस क्या होता है? रेड हो जाता है. तो अभी हमने क्या देखा? तो इन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर ही देख लेते हैं पहले. तो देखिए पहले वाले में बोला था कि आपकी स्किन अगर कट हो गई है तो क्या होगा? वहां पर ब्लड निकलता है. कुछ टाइम के बाद क्या होता है? वहां पर क्लॉट हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? प्लेटलेट्स की वजह से ही तो होता है. स्किन के अंदर क्या होती है? प्लेटलेट्स होती हैं और वो प्लेटलेट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं क्या करने के लिए? ब्लड को क्लॉट करने के लिए वहां पर, ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ना हो जाए हमारी बॉडी से. ठीक, और ये प्लेटलेट्स हमारी ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है. और जब भी कट लगता है तो उस कंडीशन में क्लॉटिंग के लिए वो जो प्लेटलेट्स होती है वो बाहर आती है. इसके बाद देखो ये पूछा हुआ था कि आपका फेस जो है वो रेड क्यों हो जाता है. तो देखो जब भी हम रनिंग करते हैं तो हमारी ब्रेथ फास्टर हो जाती है. और जब भी ब्रीदिंग रेट फास्टर होगी तो आपका क्या होगा? हार्ट बीट भी तेज होगी. एंड हार्ट बीट तेज होगी तो क्या होगा? यहाँ पर ब्लड की पंपिंग जो है वो तेज होने वाली है. एंड जो आपकी विजल्स होती है वो थोड़ी सी वाइडर हो जाती है, सो डैट कि ब्लड और अच्छा से पंप हो सके. एंड ऐसा होता है इसलिए ताकि आपकी बॉडी की जो अंदर की हीट है उसको मेंटेन किया जा सके, मतलब कूल डाउन किया जा सके बॉडी को. तो इस वजह से क्या होता है? जब ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ब्लड पंप होने लगता है तो आपका फेस जो है वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है. ठीक, the everyday exercise experience mentioned above are related to the blood and the components. ऊपर की जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ये क्या है? ब्लड से रिलेटेड ही है ऑब्वियसली. तो रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन सेल के वजह से ही क्या होता है? आपका जो ब्लड है उसका कलर क्या है? रेड है ना. और इसमें क्या होता है? आयरन रिच होता है. ये क्या है? आयरन रिच होता है. हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मूला होता है ना उसका सेंट्रल मेटल जो है वो आयरन है. हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मूला होता है, हीमोग्लोबिन जो है पोरफायरिन रिंग होती है इसके चारों तरफ. इस तरीके की एक रिंग होती है प्रॉपर, है ना. तो ये जो रिंग है इसको पोरफायरिन रिंग बोलते हैं. इस पोरफायरिन रिंग के बीच में जब आयरन डल जाता है तो ये हीमोग्लोबिन बन जाता है. ठीक है, तो ये क्या होता है? आयरन रिच होता है. ऑब्वियसली जब आयरन सेंटर में तो आयरन रिच होगा. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होती है. रेड ब्लड सेल्स लिव फॉर अबाउट 4 मंथ और रिप्लेस रेगुलरली. ठीक है, तो लगभग 4 महीने तक ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जिंदा रहती हैं और मतलब रिप्लेस होती रहती हैं. ठीक, एक रेड ब्लड सेल मतलब 4 महीने तक जिंदा रहती है और वो रिप्लेस होती रहती है उसके बाद. ठीक है, तो प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. आगे आंसर यहाँ पर कि जो प्लेटलेट्स है वही हेल्प करता है ब्लड को किस चीज के लिए? क्लॉटिंग कराने के लिए. ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और रनिंग. देखो तीसरे वाले का आंसर कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, रन करते हैं तो उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो फास्ट हो जाती है. इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. एंड फोर्थ वन, व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है? कलेक्टेड इन्फेक्टेड एरिया. जहां पर भी इन्फेक्शन होगा ना आपकी बॉडी पे वहां ये व्हाइट ब्लड सेल जाके कलेक्ट हो जाएंगे और उस इन्फेक्शन से फाइट करना स्टार्ट कर देंगी. जब तक फाइट करेगी जब तक क्या कहते हैं वो जो इन्फेक्शन है वो वहां से चला ना जाए. और कई बार ऐसा भी होता है वो इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा है और व्हाइट ब्लड सेल फाइट कर रही है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं कि फीवर आ गया हमें. ठीक है, तो देखो कॉजिंग पस फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेमेशन. ठीक है, कॉजिंग रेडनेस एंड स्वेलिंग एंड पॉसिबल पस फॉर्मेशन एट द इन्फेक्टेड एरिया.
ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, कलेक्ट यहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया पे कलेक्ट हो जाती है और क्या करती है, वहाँ पर पस की फॉर्मेशन कर देती है, इन्फ्लेमेशन की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, और इसके बाद मतलब वो इसका सूज जाएगा आपका ऐसा। अब इसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये एक ब्लड है, ये ब्लड का सैंपल है। ये जो है ब्लड का सैंपल, उसके अंदर कंपोनेंट्स देखो क्या क्या है। इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इसके अंदर प्लेटलेट्स होती है और इसके अंदर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होती है। अगर हम बात करें उसकी तो देखो 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, ब्लड के टोटल वॉल्यूम का 55% क्या है, प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूमिटी। ठीक, इसके बाद देखो ब्लड में क्या क्या मिलेगा आपको, प्लेटलेट्स मिलेंगी और क्या मिलेगा, रेड ब्लड सेल्स मिलेंगी एंड व्हाइट ब्लड सेल्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो 45% जो पार्ट है ना, 45% में ये तीनों चीज मिलेंगी और रेस्ट ऑफ द 55% क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा, है ना। समझ गए ना, अगर 100% ब्लड है तो 100% ब्लड में 55% तो क्या हो जाएगा, आपका प्लाज्मा हो जाएगा, है ना। एंड रेस्ट ऑफ द 45% क्या हो जाएगा आपका, इसमें बाकी के सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, मतलब डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट आरबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड यहाँ के आ जाएंगे आपकी प्लेटलेट्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ के आ जाएंगे प्लेटलेट्स भी आ जाएंगे। ठीक, तो ये इन सबको मिला के हमारे ब्लड की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद ये देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज का। ये देखो कॉलर बोन है, कॉलर बोन का डायग्राम दे रखा है। देन इसके बाद से सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारी फेमर, वो यहाँ पर दिखा रखी है। फिर नी कैप दिखा रखा है कि जो नी जो होती है, हमारा जो घुटना होता है उसके ऊपर का कैप, ये क्या है, टाइप्स ऑफ बोन्स है ना, कनेक्टिव टिश्यूज है। अब इसके बाद से जो नी कैप है, इस नी कैप में अंदर की अरेंजमेंट दिखा रखी है कि टेंडन्स होते हैं, है ना, कार्टिलेज होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। तो किस तरीके से सारी चीजें अरेंज होती है, वो सारी चीजें दिखा रखी है। तो हाउ आर वेरियस पार्ट कनेक्टेड इन आवर बॉडी, तो किस तरीके से अलग अलग पार्ट जो है वो हमारी बॉडी में कैसे वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हैव रेड दैट ब्लड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स एक्सेट्रा, है ना। तो हमारी बॉडी जो है, ब्लड जो है वो हमारे डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है, यही सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करा के, है ना। हमारे ब्लड के अंदर ही तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और फिर हमारी बॉडी के सारे पार्ट में चले जाते हैं वो। ठीक है, इन द सेम वे बोन्स कनेक्टेड एंड सपोर्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, और इसी तरीके से जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, वो भी हेड से लेकर टो तक हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट देती हैं। ठीक है, अ टिश्यूज दैट कनेक्ट एंड सपोर्ट द अदर टिश्यूज, वो टिश्यूज जो बाकी और टिश्यूज को कनेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो सारी टिश्यूज जो बाकी सारी टिश्यूज को कनेक्ट करती है या फिर सपोर्ट देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। बोथ ब्लड्स एंड बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड या फिर बोन्स दोनों ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोथ आर कनेक्टेड टिश्यू, दे आर डिफरेंट इन कॉम्पोजिशन। ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन और कंसिस्टेंसी में ये दोनों ही अलग है। जहां हम बात करें ब्लड की तो ये क्या है, फ्लूइड मटेरियल है, लिक्विड ही है। वहीं बोन की बात करें तो ये हार्ड है ना। देखो है दोनों कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन दोनों के कॉम्पोजिशन और दोनों की कंसिस्टेंसी जो है वो दोनों ही बहुत डिफरेंट है। क्या, ब्लड एक फ्लूइड है, बोन हार्ड है। दिस डिफरेंट इज ड्यू टू द मैट्रिक्स which is watery, soft and jelly like in the blood and hard, solid and rigid in the bone। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर का जो अरेंजमेंट है, जो उसके अंदर की मैट्रिक्स है वो डिफरेंट है। जैसे ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या है, ब्लड में सॉफ्ट है, वाटरी टाइप है, जेली टाइप स्ट्रक्चर्स है, तो इसलिए वो क्या है, लिक्विड ही है। लेकिन अगर हम बात करें उसकी किसकी, बोन की, तो बोन में सारी चीजें क्या है, हार्ड है, रिगिड है। ठीक, इसके बाद देखो एक्टिविटी नंबर 3.3, लेटेस्ट परफॉर्म एन एक्शन गिवन इन द टेबल 3.4 एंड रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड करना है आपको और आपको बताना है। ठीक है, टच योर एल्बो जेंटली। ठीक है, आपको एल्बो को अपना टच करके देखना है जेंटली। एंड अ हार्ड एंड अ रिगिड स्ट्रक्चर, आपको क्या फील होगा कि एक हार्ड एक रिगिड स्ट्रक्चर है आपका एल्बो का। ठीक है, इसके बाद से गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, है ना, गिव स्ट्रेंथ सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो क्यों, क्योंकि ये हमारे, ताकि इसको क्या कर सके, ये स्ट्रेंथ, सब स्ट्रेंथ जो होता है, ताकत मिले, सपोर्ट मिले और प्रोटेक्ट भी करके रख सके। तो ये क्या है, आइडेंटिफाइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है यहाँ पर, बोन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर एंड फोल्ड योर ईयर एंड जेंटली प्रेस योर नोज एंड स्टॉप। मतलब आप अपने ईयर को, अच्छा आपको एल्बो का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना, कोहनी की बात हुई है यहाँ पर। ये जो कोहनी होती है ना हमारी, इसका आप टच करोगे तो देखो हार्ड लगेगा, ये आपको हार्ड फील होगा, है ना। और ये हार्ड क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ दे रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस वजह से अब देखो आप अपने ईयर्स को ऐसे जेंटली ऐसे प्रेस करके देखो, आप अपने नोज को प्रेस करो तो आपको सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फील होगा, है ना, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फील होगा। और उसके बाद से प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, क्या इसका काम क्या है कि ये उस जगह को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, कुशन टाइप का वो कराएगा एंड ऑफ द बोन, ताकि किसी भी तरीके का शॉक अगर लगे, जैसे नाक पे भी शॉक लगता है, तो वो एब्जॉर्ब कर सके, ये मसल्स जो है आगे की यही एब्जॉर्ब कर लें, है ना। तो यहाँ पर टिश्यू क्या है, कार्टिलेज टिश्यू है यहाँ पर। इसके बाद टच योर फोर आर्म्स,
मसल्स एंड विंगल योर फिंगर्स, ठीक है, फोर आर्म्स के मसल्स को अपने वो करिए और फिर ऐसे ऐसे करके देखिए, मूवमेंट करके देखिए, तो आपको मूवमेंट क्या है, फोर आर्म्स की मूवमेंट जो है वो फील होंगी, है ना, इन फिंगर्स के साथ साथ फोर आर्म्स की मूवमेंट भी फील होंगी। तो ऐसा इसलिए क्यों होगा, क्योंकि कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड दस ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट, है ना। तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर जो मसल्स है वो बोन से कनेक्ट हो रही है और मूवमेंट हो रहा है एक साथ। तो यहाँ क्या काम करती है, टेंडेंस काम करते हैं यहाँ पर। इसके बाद sit on a chair and move your leg upward till your knee, मतलब समझो कि आपका अगर पैर है तो आपको इस तरीके से मूव करना है, देखो जैसे मान लो इसको, तो इतना मूव करना है जहां तक ये जा सकता है, मतलब इससे पीछे तो नहीं जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल्बो है हमारी, कोहनी है। तो ऐसे ही तो ऐसे तो पैर में भी होता है, पैर में भी क्या है, वहां पर भी आप एक एक जब तक ही उसको मूव करा पाओगे पैर को, जब तक वो स्ट्रेट ना हो जाए, स्ट्रेट के बाद वो फिर और ज्यादा आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जॉइंट जो है वो बियॉन्ड एक लिमिट के बाद नहीं मूव करेगा, क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि कनेक्ट बोन्स टू द बोन्स प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट किया गया है, और वो किसके लिए, स्टेबिलिटी, लिमिट मूवमेंट के लिए, और डिसलोकेट ना हो जाए कहीं वो, इसलिए। तो यहाँ क्या वर्क करते हैं, लिगामेंट्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो बोन्स हैव अ रिगिड मैट्रिक्स, तो बोन की क्या है, बहुत ही रिगिड मैट्रिक्स है, किसकी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की, गिविंग देम स्ट्रेंथ एंड रिगिडिटी। इन कंट्रास्ट कार्टिलेज है सॉफ्ट, जहां बात करें कार्टिलेज की तो क्या है, सॉफ्ट है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, कुशन टाइप का वो मसल्स बनाएगा। वहीं कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन्स और लिगामेंट्स की बात करें तो टेंडन्स क्या करता है, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट्स का काम क्या है, बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करता है। समझ लो, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम क्या है, टेंडन्स का है, एंड बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम किसका है, लिगामेंट्स का है, ठीक। तो कैन वी कंट्रोल मूवमेंट इन आर बॉडी, क्या हम अपने बॉडी के अंदर भी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो सब मूवमेंट आर अंडर कंट्रोल, आर कॉन्शियस कंट्रोल। सही बात है, कुछ चीजें हमारे हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे लिखना, कोई भी रनिंग करना, राइटिंग करना, एंड लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं, एंड आर कैरिड आउट बाय द स्केलेटन मसल्स, जो किसके थ्रू होते हैं, स्केलेटन मसल्स के थ्रू होते हैं, विच आर अटैच टू द स्केलेटन, जो स्केलेटन से डायरेक्टली अटैच होंगे, ठीक है। अब इसके बाद दे आर मेड अप ऑफ द बंडल ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स विच इज कॉल्ड मसल्स फाइबर, और ये जो कनेक्शन होगा ना, ये जो है बहुत बंडल ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स से, बहुत सारे सेल्स होंगे जिसके जिसके उससे बनेगा, जिसे हम मसल फाइबर्स बोलते हैं, विच आर अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब हैविंग मेनी न्यूक्लियस, मतलब एक ही में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, एंड सैरिएटेड, मतलब शोइंग लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है। ये लाइट एंड डार्क बैंड होगा इसमें, और बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, ये मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने इस वाले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, इस वाले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमें पता चलता है, जो हम आराम से कर सकते हैं, ऐसे मूवमेंट के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। इसमें स्केलेटन मसल्स काम करती हैं, और ये जो होती है स्केलेटन से अटैच होती हैं, ठीक है। और इसमें बंडल ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स लगती हैं, बंडल ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब एक इनवॉलेंट्री मसल्स भी होती हैं, है ना, यस, बॉडी में कुछ ऐसी मूवमेंट भी है जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, है ना, हमें पता भी नहीं चलता और होते हैं वो, जैसे कि मूवमेंट ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन, बीटिंग ऑफ हार्ट, आपको नहीं पता चला ना आपका हार्ट बीट कर रहा है, लेकिन हार्ट तो बीट कर रहा है, तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। तो मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मूवमेंट इंक्लूड द स्मूथ मसल्स, और इन मूवमेंट में जो मसल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, विच आर फाउंड इन ऑर्गन लाइक द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक। दीज सेल्स आर द स्पिंडल शेप, ये सेल्स कैसे शेप की, स्पिंडल शेप की होंगी। और इसके बाद देखो यहाँ पर दिखा रखा है ना, स्केलेटल मसल्स ऐसी होती है, स्मूथ मसल्स ऐसी होती है, कार्डिक मसल्स ऐसी होती है, हार्ट के अंदर पाई जाती हैं ये, ठीक। तो हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, एंड देखो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे, और यहाँ क्या है, सिंगल न्यूक्लियस होगा, और बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं होगा इसमें, ठीक है। दे हेल्प इन स्लो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट लाइक डाइजेशन, बहुत स्लो और कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में हेल्प करता है ये। इसके बाद आते हैं कार्डिक मसल, जो हमारे हार्ट में पाई जाती है, ठीक है, सिर्फ हार्ट में पाई जाएगी हमारे, इसे कार्डिक मसल्स बोलते हैं। इसमें फाइबर्स होंगे सिलेंड्रिकल, ब्रांच होंगे, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, ब्रांच विद सिंगल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एंड हैव द फेंट स्ट्रेन। कार्डिक मसल्स वर्क टायरलेसली, बिल्कुल सही बात है, ये इन मसल्स का बिना थके काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर ये थक गई तो हमारी बॉडी थक जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये वो मसल्स है जिनको बिना थके रिदमिकली काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, एनेबलिंग द हार्ट टू बीट थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फटीग, ताकि हमारे जो हार्ट है पूरे जीवन बीट करता रहे बिना थके,
है ना, समझ गए। तो यहाँ पर कौन से मसल्स वर्क करते हैं, कार्डिक मसल्स वर्क करते हैं। तो हाउ डज द बॉडी सेंस, कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्स, अब किस तरीके से बॉडी चीज़ों को समझती है, बात करती है और रिस्पॉन्स करती है अपने अंदर, बॉडी के अंदर ही कैसे चलता है सब, ठीक। तो चलो, हैव यू नोटिस हाउ क्विकली यू पुल योर हैंड अवे फ्रॉम द समथिंग विच इज हॉट, ऑब्वियसली कुछ भी गर्म लगेगा ना तुरंत से हाथ उड़ेंगे, गर्म लग गया, है ना। ये वो टाइम है जिस टाइम पे वो गर्म लग रहा है, आपके 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 टिश्यूज ने सिग्नल पहुंचाया आपके ब्रेन को, ब्रेन ने आपको रिस्पॉन्स दिया कि हटाओ वहां से हाथ अपना, ठीक है। और ये बहुत एक झटके में हो जाता है ये सारा काम। तो हाउ यू रिमेंबर द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग लर्न लॉन्ग अगो, हाँ काफी साल पहले आपने एक गाना सुना होगा, आपने याद किया होगा, कैसे आपको वो याद रह जाता है। तो ये क्या होता है, नर्वस टिश्यूज होती हैं जो कि काम करती हैं यहाँ पर, ये एक्शन जो है वो कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू, नर्वस टिश्यू के थ्रू, जो कि क्या करती है, बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पे वर्क करती है। ब्रेन जो है मेन कंट्रोल सेंटर है, जैसे कंप्यूटर का मेन कंट्रोल सेंटर सीपीयू होता है, वैसे हमारी बॉडी का मेन सेंटर क्या है, ब्रेन है ना। तो ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी, जितनी भी कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी होगी पूरी बॉडी में, हाथ का मूवमेंट, ये सब चीज़ें कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, मेमोरी एंड रिस्पॉन्स अक्रॉस द बॉडी, मसल्स बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, चाहे वॉलेंट्री मसल्स हो चाहे इनवॉलेंट्री हो, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं नर्वस टिश्यू से, तब जाके ये काम करते हैं। इनको इनको रिसीव, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ब्रेन सिग्नल देता है हार्ट को कि बीट करो फास्टर, तेज तेज से बीट करो, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की ज़रूरत है। ब्रेन ने सिग्नल पहुंचाया है हार्ट को, तब जाके हार्ट ने वर्क करना स्टार्ट किया है, अपने आप ही कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा वो, ठीक। तो जो नर्वस टिश्यूज होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी आएगा ये, है ना, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। तो ये जो सेल्स है ना नर्वस टिश्यू के, इसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये नर्वस टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं, है ना, या फिर नर्व सेल्स कहते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड होती है बिल्कुल, कि मैसेज को रिसीव करना है, प्रोसेस करना है और ट्रांसमिट करना है। मैसेज लो, प्रोसेस करो और फिर उसको फैला दो, ट्रांसमिट कर दो, ये काम न्यूरॉन्स का होता है। तो स्पेशलाइज्ड है इनका वर्क, इनका वर्क क्या है, स्पेशलाइज्ड है, हर एक सेल का स्पेशलाइज्ड वर्क है। इनका क्या है कि मैसेज को रिसीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे एंड देन ट्रांसमिट कर देंगे। हर न्यूरॉन्स में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। सेल की बॉडी, पहला बॉडी होगा विच कनेक्ट द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल सेल एक्टिविटी, देन इसमें क्या है, डेंट्रीज विच रिसीव द सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, एंड एक्सॉन अ लॉन्ग फाइबर दैट कैरीज द मैसेज, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, सेल बॉडी है, दूसरा क्या है, एक्सॉन है, और तीसरा क्या है, डेंट्रीज है, ठीक है। तीसरा क्या है, डेंट्रीज वाला पार्ट है, ठीक। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या बोला गया है, सबसे पहले सेल बॉडी, सेल बॉडी का काम क्या क्या बताया हुआ है इसने, कि ये क्या करता है, न्यूक्लियस को क्या, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। देखो आप न्यूक्लियस देख सकते हो, न्यूक्लियस इसी के अंदर पाया जाएगा, किसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर, और ये किसको कंट्रोल कर रहा है, ये एक्टिविटी जो होती है उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर बात करते हैं डेंट्रीज, ये जो ये ब्रांचेस से निकली हुई है डेंट्रीज है, ये ना दूसरे सेल्स से सिग्नल को लेती हैं, अलग और सेल्स होंगी ना, वो सेल्स से सिग्नल ये रिसीव करती हैं। रिसीव करने के बाद जो एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन है ये क्या है, लॉन्ग फाइबर्स लाइक की एक चैनल है जहां से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है दूसरे सेल्स में, ठीक है। तो समझ गए, एक्सॉन वो वाला पार्ट है जहां पर मेन बॉडी का, जो मेन बॉडी से जो मैसेज आ रहा है वो आपके एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचाने के लिए ये एक ब्रिज का काम करता है। तो एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है विच कैरीज द मैसेज, जो मैसेज को क्या करता है, सेल से कहाँ पर कैरी करेगा, एक्सॉन टर्मिनल तक कैरी करेगा। फिर एक्सॉन टर्मिनल की बात करें तो ये मैसेज को दूसरे सेल्स के पास पहुंचा देगा, समझ गए। तो देखो सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, ये आपके सारे मैसेजेस जो है उसको कंट्रोल करेगा। डेंट्रीज का काम है दूसरे सेल्स से मैसेज लेके आना, एक्सॉन का काम है उस मैसेज को इस न्यूक्लियस से एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाना, एंड एक्सॉन टर्मिनल का काम है दूसरे सेल्स तक पहुंचा देना इस मैसेज को, ठीक है। तो ये पूरा वर्क था। देखो यहाँ पर देखो कार्टिलेज दिखा रखी है, कार्टिलेज, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, टेंडन्स ये होती है, लिगामेंट्स ये होते हैं, ये सब दिखा रखा है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो यहाँ लिखा था the axon terminal transfer the message to the other cells from the cell and the, हो गया था ये। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, the musculoskeleton system. The musculoskeleton system is made up of the bone, muscle, joint, cartilage, tendon, ligaments. इन सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है, हमारा musculoskeleton system बनता है। ये सिस्टम जो है ये हम हेल्प करता है किस चीज में, ताकि हम सीधे खड़े रहें,
सबसे बड़ी बात, सीधे खड़े रह सके, मूव कर सके, अपने पोस्चर्स को मेंटेन कर सके, हमारे ऑर्गन्स को डेलिकेटली प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होते हैं, इनका जो फंक्शन है, सबका फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। यानी नर्वस सिस्टम अगर जैसे कोऑर्डिनेट कराएगा, वैसे ये कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। मसल्स जो है वो पुल ऑन द बोन्स टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट। मसल्स ही हैं जो बोन्स को खींच के रखते हैं ताकि मूवमेंट हो सके। दे आर अटैच्ड टू द बोन बाय अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड कॉल्ड टेंडन्स। सही बात है, अभी हमने पढ़ा था कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाले टिश्यूज को हम टेंडन्स बोलते हैं। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो टेंडन जो है वो क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा बोन पे, जिसके वजह से जॉइंट जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो हैव यू वंडर हाउ मच ऑफ योर बॉडी वेट कम्स फ्रॉम द बोन? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी वेट का कितना पार्ट बोन से आता है? तो इट्स ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है? 12 to 15%। आपकी बॉडी का 12 to 15% जो वेट है वो किसका है? बोन्स का है ना, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग एंड कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग भी। ठीक, इसके बाद एक्टिविटी नंबर 3.4 देखते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वेट कम्स फ्रॉम द बोन एंड मसल्स। देखते हैं कितना परसेंट जो है वो आपके बोन्स और मसल्स से आ रहा है। ठीक है, देखो स्टेप वन क्या है? वेटिंग स्केल, रिकॉर्ड योर टोटल बॉडी वेट। फिर यूज ऑनलाइन रेफरेंस और हेल्थ रिसोर्सेज टू फाइंड आउट द एवरेज बोन एंड द मसल मास परसेंट टू आवर एज, जेंडर एंड। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, बहुत सारे हेल्थ रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको एवरेज बोन और मसल्स का परसेंटेज मिल जाएगा एज पर द एज, एज पर द जेंडर, एज पर द इंडियन बॉडी टाइप एंड ऑल। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल, ऑन एवरेज एडल्ट मेल हैव द 40 to 50% मसल्स, adult females have 30 to 40% muscles। ठीक है, एंड द बोन मास इज 12 to 15% फॉर ऑल एडल्ट्स। ठीक, तो मल्टीप्लाई और बॉडी वेट बाय अ बोन्स परसेंट। अब आपको ये आपका बॉडी वेट को, टोटल बॉडी वेट को आपको क्या करना है? बोन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, मसल्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है आपके, ताकि आपका बोन और मसल्स का वेट आ जाए। रिकॉर्ड करके उसके बाद जो बोन का मसल्स का वेट है उसे रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके फिर टोटल बॉडी वेट से कंपेयर करो, कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट। फिर अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ ऐसे ही उसको उनसे भी डिस्कस करो ये चीज़ें, तो आपको उनसे भी कंपेयर करके देखना है कि कैसे कैसे चेंजेस हैं। तो डिस्कस व्हाई डू द बोन्स एंड द मसल्स मास डिफर इंडिविजुअली एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट द ओवरऑल बॉडी वेट, है ना। तो अब आपको डिस्कस करना है कि क्यों जो मसल्स और बोन्स के वेट होते हैं वो हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद देखो मसल, नेक्स्ट टॉपिक, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन एक्शन। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये पूरा टेबल कवर करना होगा। एक्टिविटी नंबर 3.5 में क्या है? मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड ऑब्जर्व व्हाट द मूवमेंट मेक। ठीक है, मतलब आपको अलग अलग पार्ट को ऐसे मूव करके और वहाँ पर लिखना है कि कौन कौन से मूवमेंट आपको फील हो रहे हैं। जैसे कि एल्बो के लिए दिया हुआ है कि कंप्लीट रोटेशन हो पा रही है, तो नहीं, कंप्लीट तो नहीं हो रही, पार्शियल कहाँ कंप्लीट हो पा रही है। ठीक है ना। इसके बाद पार्शियल रोटेशन हो पा रही है, पार्शियल रोटेशन भी नहीं है इसकी। क्या है? बेंडिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली बेंडिंग तो हो ही रही है। टर्न साइड रेस अप एंड डाउन एंड एनी अदर मूवमेंट। उसके बाद आपको लिखना है अप एंड डाउन या ऐसे करके और कोई मूवमेंट हो रहा है तो इसके बारे में लिखना है। ऐसे आपको शोल्डर के बारे में करके देखना है, नी देखना है, नेक देखना है, फिंगर देखना है, टो देखना है, रिस्ट देखना है ना। ये सारी चीजें आपको देखनी है मूव करके, और यहाँ पर आपको येस नो में आंसर देना है। ठीक है, तो यू मे हैव नोटिस दैट सम पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन मूव इजिली इन मेनी डायरेक्शन, है ना, जैसे कि while other move only in the single direction। ऐसा क्यों होता है? डिफरेंट ड्यू टू द टाइप्स ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट, क्योंकि जैसा जॉइंट प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी, है ना। तो अ जॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन द टू बोन्स। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट एक जंक्शन होता है, एक पॉइंट होता है दो बोन्स के बीच में। जॉइंट अलाउ द मूवमेंट बट दे कैन नॉट मूव द बोन्स ऑन देयर ओन। ठीक है, एंड सो व्हाट एक्चुअली कॉजेज द बोन टू मूव। ये एक्चुअल में एक बोन अलग मूव कर सकती है, ऐसा मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि होल पूरी पूरी बोन मूव कर जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो हमने जॉइंट्स ही देखा, तो पहले टाइप्स ऑफ जॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो देखो, एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फिर हिंज जॉइंट है, फिर पाइवोट जॉइंट है, फिर फिक्स जॉइंट है। ठीक है, तो आप देखो ये पाइवोट जॉइंट दिखा रहा है, ये जो हमारा नेक वाला जॉइंट है ना, ये पाइवोट वाला जॉइंट है। ठीक है, ये पाइवोट है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला पूरा हिस्सा फिक्स रहता है और ये मूव करता है इस तरीके से, है ना। तो ये पाइवोट जॉइंट है। इसके बाद फिक्स जॉइंट मतलब जो मूव नहीं करेगा। ठीक है, फिक्स्ड हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट बोन होगी उसमें, और मतलब जो कि आपकी बॉडीज को प्रोटेक्ट, स्पेशली ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाले होते हैं। इसके बाद हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जो कि सिर्फ एक ऐसे इतना ही मूवमेंट देगा, ये जो है ये हिंज जॉइंट है। ये कौन सा? हिंज जॉइंट है।
इसके बाद से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, ये इस तरीके से लेग और लेग वाला मूवमेंट जो होता है वो, और इधर से शोल्डर में जो होता है जॉइंट वो, ये दोनों कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक। तो चलो सबसे पहले देखते हैं शोल्डर जॉइंट अलाउ फ्री, है ना, हमारा जो है पूरा ऐसे फ्री मूव करना चाहिए हमारा हाथ, ठीक है, अपर अप टॉप से लेकर अब तक बिल्कुल अच्छे से मूव करना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे मूवमेंट के लिए हमें कौन सी जॉइंट की जरूरत पड़ती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की जरूरत पड़ती है। टुगेदर विद द कॉलर बोन द शोल्डर फॉर्म अ शोल्डर griddle which connect the arm to the skeleton. This joint allow the forward, backward, sideway and circular movement. देखो आपको सारे ही मोशन दिख जाएंगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवे, सर्कुलर मूवमेंट, सारे ही मूवमेंट आपको दिख जाएंगे किसमें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहां पर भी अरेंज होगा वहां पे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एल्बो बेंड एंड स्ट्रेटन इन द वन डायरेक्शन। जैसे कि डोर में वो जो हिंज लगी रहती है ना, जिससे डोर जो है सिर्फ इतना ही खुलेगा, उससे ज़्यादा नहीं खुल सकता, वैसे ही हमारे यहाँ पर जो हिंज जॉइंट होता है ये सिर्फ इतना ही हमें रोटेट करने के लिए हेल्प करती है, इससे ज़्यादा नहीं हम रोटेट कर सकते। तो सिमिलर हिंज जॉइंट जो होती है वो हमारे नी में मिलेगी, हमारे एल्बोज में मिल जाएंगी। ये स्मॉल बोन होता है जिसे हम नी कैप बोलते हैं, है ना, हमारी नी को प्रोटेक्ट भी करता है और साथ के साथ एक मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है। इसके बाद आते हैं पाइवोटेड जॉइंट पे, पाइवोट जॉइंट, है ना। नॉट नाउ ट्राई शेकिंग योर हेड, नो, है ना, एंड प्लेस योर हैंड बैक। आप क्या करो, प्लेस अपना हाथ को ऐसे पीछे रख के और ऐसे ऐसे करके देखो, ठीक है, जेंटल मूवमेंट करके देखो, आपको लगेगा क्या आपकी नेक जो है वो फ्रीली मूव कर रही है। स्कल इज कनेक्टेड टू द बैकबोन थ्रू द पाइवोटेड जॉइंट, है ना। तो स्कल जो है वो बैकबोन से कैसे कनेक्ट होती है, पाइवोटेड जॉइंट से होती है ना। तो इससे क्या होता है, जो ये अलाउ कर रहा है कि सिर्फ हेड मूव कर सकता है साइड बाय साइड, ठीक है। जैसे कि डोर नॉब होती है ना, डोर नॉब ऐसे करके हम मूव कर सकते हैं पूरा, उसी तरीके से हमारे हेड जो है वो पूरा मूव कर सकते हैं, है ना। कनेक्शन भी है हेड से, स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन भी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा जॉइंट है जो कि पूरा हम अच्छे से जैसे डोर नॉब को मूव कर सकते हैं, उस तरीके की मूवमेंट इसमें हम देखेंगे, ठीक। इसके बाद है फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट जहाँ पर स्कल जो होता है बिल्कुल हार्ड केस के अंदर रहता है, यहाँ ये हमें ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, आई को, ईयर को, मतलब ये वो जॉइंट है जो फिक्स है, बिल्कुल ये मूव नहीं करेंगे, है ना, ये मूव नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये स्कल मूव नहीं करेगा ताकि ब्रेन जो है वो सेफ रह सके। इसी तरीके से बॉडी के हर पार्ट में ये जो फिक्स जॉइंट जहाँ मिलेगी वो उसलिए मिलेगी ताकि उस पार्ट को पूरा प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब देखो पॉज एंड पॉन्डर देखते हैं। यहाँ देखो इंडियन क्लासिकल डांसेस के पोजेस दे रखे हैं यहाँ पर, है ना। तो लुक एट द पिक्चर, carefully observe the various poses of the classical and folk dance in India and can you identify which joint is involved। और आपको बताना है इसमें कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं मूवमेंट के लिए, अब आप ये बताइए, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट हो रहा है इसमें कौन कौन से जॉइंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसको आपको एनालाइज करके देखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की। Skeletal system consists of the framework of the bone that provide the strength and protect delicate internal organ। क्या है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे स्केलेटल सिस्टम होते हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या है, एक्चुअल में बोन का फ्रेमवर्क है, बहुत सारे बोन को आपस में कनेक्ट करके बनाया गया है और ये क्यों डिजाइन किया गया है, स्पेशली डिजाइन किया गया ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे रह सके, वो प्रोटेक्टेड रह सके, है ना। इसमें स्कल होगा, इसमें वर्टिब्रेट कॉलम होगा, इसमें रिब केजेस भी होंगे, ठीक है। From the base of the skull, it extends to the flexible column called backbone, vertebral column, है ना। बैकबोन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, है ना, और स्पाइन भी बोलते हैं। ये क्या है, सीरीज ऑफ स्मॉल छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बनी है, छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बनी हुई है, इसे वर्टिब्रल बोलते हैं, वर्टिब्रल, ठीक है। इट सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प अप द स्ट्रेट, यही हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है ताकि हमारी बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो सके, ताकि हमारी बॉडी क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो सके, ठीक है। बिटवीन द वर्टिब्रल, इसके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज डिस्क होती है, ये कुशन लाइक डिस्क होती है जो कि एक बोन और दूसरे बोन के बीच में होती है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होती है ताकि किसी भी तरीके का अगर आपको चोट लगता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये कुशन की तरह होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करती है ना। आप इस तरीके से मूव कर पा रहे हैं, क्यों, अगर सिंपल एक बोन होता तो आप बिल्कुल स्टिफ हो जाते, आप आप मूव नहीं कर पाते। तो ये दो बोन के बीच में ये जो कार्टिलेज डिस्क डाली गई है, ये क्या होती है, ये जेली टाइप की ऐसी है जो कि क्या कर सकती है, कुशन टाइप की है और मूवमेंट को रेगुलेट करती है। इसकी वजह से हम आज अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। और यही है जिसकी वजह से बिना इंजरी के आज हम अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं, ठीक। अब कैन यू फील द बोन अंडर योर चेस्ट, आपके चेस्ट पे जो बोन होती है चेस्ट के अंदर, क्या आप उसको फील कर सकते हो, क्या है वो, रिब्स है, आप छू के भी फील कर सकते हो, पसलियां जो होती हैं, ठीक है। 12
पेयर्स होते हैं टोटल, जो एक साथ मिलकर रिब केजेस बनाते हैं। रिब केज जो है वो प्रोटेक्टिंग केज की तरह यूज करते हैं हम। कैसे? हार्ट प्रोटेक्ट होता है उसी से लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं ना, उसी के अंदर लंग्स है और लंग्स के नीचे जो है वो हार्ट है ना। तो देखो हमारी बॉडी ने कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारे हार्ट को, ऐसे हमारे ब्रेन को भी कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है ये फिक्स्ड बोन की वजह से, ठीक है। बट यू मे वंडर हाउ कैन सच अ स्ट्रॉन्ग केज मूव, पर ये कैसे मूव करता है, ठीक है। एंड वाई डज इट नीड टू मूव, और इसे मूव करने की जरूरत क्या है। अब एक बात बताओ, हमारा हार्ट जो है हार्ट बीट करता है, पहली चीज। दूसरा, हमें सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स जो है वो फूल गए, है ना, एक्सपैंड हो गए और जैसे हमने रिलीज किया तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब अगर आपका रिब केज जो है वो बिल्कुल ही स्टिफ होता, बिल्कुल ही एक जगह कड़क सा रुका रहता, तो आप सांस लेते तो क्या होता, या तो आप वो सांस प्रॉपर ले नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, और फिर क्या होगा कि आपके जो बोन्स हैं, हो सकता है बोन्स में क्रैक आ जाए, ऐसा होता, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, बट आप देखोगे कि ये स्ट्रॉन्ग केज जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो रिब केज जो है वो अटैच होता है स्पाइन से बैक में, है ना, टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। दे आर जॉइंट बाय अ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, है ना। ये जॉइंट किससे है? फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। देखो जहां पर मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी की बात आएगी वहां कार्टिलेज आ जाएगा, तो ये भी कार्टिलेज से जॉइंट है। इसी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, यही फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से रिब केज जो है एक्सपैंड हो पाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, है ना। एंड द मूवमेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज स्पेस द चेस्ट, और इसकी वजह से जो मूवमेंट जो होती है ना, उसकी वजह से चेस्ट का स्पेस बढ़ता और घटता रहता है बार बार, जैसे ही हम एयर को इन करेंगे बढ़ेगा फिर घटेगा, है ना। तो ये होता है। तो इसकी वजह से जो, अगर ऐसा नहीं होता ना तो रिब केज में क्या होती है, इंजरी हो जाती है और हमारे लिए ब्रीदिंग, सांस लेना पता है कितना पेनफुल हो जाता है, क्योंकि एक हम हड्डियों को हिला रहे हैं अपनी जबरदस्ती, तो कितना दर्द होगा उसमें, ठीक है। तो ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, योगा, एशियन इंडियन टेक्स्ट में फिजिकल पॉस्चर्स को, ब्रीदिंग को, मेडिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है ना, और योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में ये बताया गया है कि आपकी बॉडी के पॉस्चर्स को, फ्लेक्सिबिलिटी को और ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एंड रिड्यूस स्ट्रेस को कम करने के लिए, और आपके जो लाइफस्टाइल है उसको बीमारी से हटाने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, और ये प्रमोट करता है योगा को इन हेल्थ एंड वेलबींग। तो मेंटेन द करेक्ट पॉस्चर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा keep our bones strong, muscles fit and joint flexible and protect the body from stiffness, है ना। बॉडी में जो एकदम से स्टिफनेस आ जाती है ना, वो इससे खत्म होती है अगर हम प्रॉपर योगा करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार जो है इसके टोटल 12 पॉस्चर्स होते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट है सूर्य नमस्कार, टोटल 12 पॉस्चर होते हैं। पहले नमस्कार किया और ये फिर किस तरीके से पीछे बैंड हुआ, फिर आगे बैंड हुआ, फिर ये किस तरीके से, ये क्या है, ये पूरा सूर्य नमस्कार है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये देखते हैं, थिंक एज अ साइंटिस्ट, फ्रॉम वन सेल टू एन ऑर्गेनिज्म, टॉपिपोटेंसी, ठीक है, यानी एक सेल से एक इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाना, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो 1958 में एफ सी स्टीवार्ट demonstrate that the single cell from the vascular column of the carrot retain the ability to regenerate the whole plant। मतलब अगर आपको कैरेट का एक सिंगल सेल दे दिया जाए फॉलम का, तो वो जो है वो उससे पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। ये और इनकी टीम जो है मिलके एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है, किसके ऊपर, फॉइलम के ऊपर, कैरेट के। ये कैरेट का फॉइलम लेती हैं, है ना, और क्या करती हैं उसके बाद से, he grew these cells in a nutrients medium containing the simple sugar and the hormone under the appropriate condition। इन्होंने क्या किया, एक सेल लिया है, एंड सेल लेने के बाद देखो इन्होंने क्रॉस सेक्शन सेल लिया है इसका। सेल लेने के बाद इन्होंने क्या किया, एक मीडियम लिया है सिंपल शुगर का और हॉर्मोन्स का, उसके अंदर एक कंडीशन मतलब वो की है, ही ऑब्जर्व दैट दीज फॉइलम सेल डिवाइड टू फॉर्म अ मास ऑफ द सेल। ये जो फॉइलम की सेल थी ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और विच ग्रेजुअली डिवाइडेड एंड डिफरेंशिएट इनटू अ कंप्लीट प्लांट। और फिर वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, डिवाइड होते 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 पूरा एक प्लांट बन जाते हैं। तो देखो ये छोटा सा सेल लिया है, आप देख सकते हो, फिर 2 mg फ्रेगमेंट किए हैं इसके, और इसके बाद इसको क्या करा, सॉल्यूशन में डाल दिया। सॉल्यूशन में डालने के बाद ये सिंगल सेल है, और फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियोनिक प्लांट बन गया, ठीक है, उसी सिंगल सेल से। और फिर हम देखेंगे कि जो प्लांटलेट्स जो है वो डेवलप हो चुकी हैं इसके अंदर, और फाइनली एक एडल्ट कैरेट बन चुका है, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरीके से एक सिंगल सेल जो है कैरेट की, उसने पूरा एक अपने आप को, अपनी बॉडी को खुद ही डेवलप कर लिया। तो ये इट शोड एट द सेल ऑफ द कॉलम फर्स्ट डी डिफ्रेंशिएटेड, मतलब सेल
जो है पहले तो अपनी एबिलिटी को रिगेन करती है, डिवाइडिंग को, फिर उसके बाद से क्या करती है वो, धीरे धीरे करके क्या करेगी वो, अपने आप को पूरा रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगी। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द अनस्पेसिफाइड सेल, मतलब अभी इस सेल का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, तो ये क्या है, अनस्पेसिफाइड सेल है ना। ये फिर ग्रो होने लगती है एक कंडीशन में, फिर इसको सप्लाई करा जाता है न्यूट्रिएंट्स, अगर हम इसे सप्लीमेंट्स दें, न्यूट्रिएंट्स दें, तो ये है ना, तो ये क्या करती है, धीरे धीरे रेप्लिकेट होने लगती है। तो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी जड़ें बन गई, शूट्स इनके तने बन गए, एंड इवेंचुअली कंप्लीट प्लांट बनना शुरू हो गया। ठीक है, some mature plant cells have the ability to redifferentiate, डिवाइड। कुछ ऐसे मेच्योर प्लांट्स होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है कि ऐसे कर सके एंड रीडिफरेंशिएट टू डेवलप इनटू द न्यू प्लांट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। दिस इज नोन एज द टोटिपोटेंसी एंड such cell are totipotent cell. This is similar to the ability of the zygote to divide the differentiate into the entire organism. ठीक है, ये सिमिलर है उसके तरह कि कैसे जायगोट जो है वो अपने आप को डिवाइड कर करके पूरा एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देता है। वैसे ही यहाँ पर जो है कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ये काम, ये ऐसी इस चीज़ों को परफॉर्म कर पाती हैं। ठीक, इसके बाद देखो, इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑन द फाइलम सेल ऑफ द कैरेट, FC Stewart use the different combination of nutrients and other factor to obtain the following result। फिर उन्होंने कुछ और न्यूट्रिएंट्स चेंज किया और फिर उसके बाद देखा उन्होंने कि क्या क्या रिजल्ट उनको मिले। तो देखो, इफेक्ट ऑफ लाइट, एयर, न्यूट्रिएंट मीडियम ऑन द ग्रोथ ऑफ द कल्चर प्लांट। अगर कंडीशन लाइट, एयर, है ना, कॉम्पोजिशन, यहाँ लिखा है कॉम्पोजिशन ऑफ मीडियम्स और यहाँ लिखा है इंक्रीज इन द वेट। तो देखो, अगर लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, एयर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो सॉलिड मीडियम प्लस न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्रेश वेट जो था सेल का वो क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर हम लाइट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, एयर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करा रहे हैं इसके बाद, और न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, 20% इंक्रीज देखने को मिलेगा। और फिर अगर हमने लाइट प्रोवाइड करानी बंद कर दी और एयर दे रहे हैं हम, तो और लिक्विड एंड न्यूट्रिएंट मीडियम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या है, रिड्यूस देखने को मिलेगा। यानी लाइट एंड एयर बोथ आर द क्या है, मैंडेटरी फीचर, है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, और हमें इसको लिक्विड मीडियम में रखना होगा, न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ठीक, तो देखो ऊपर के ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि in which of the three combination would you obtain the highest and lowest biomass and what could be the possible reason for the observation। अब बताओ किसमें ज़्यादा इसमें दिख रहा है और किसमें कम है ना, ये बताना है, और फिर क्या पॉसिबल कारण है जिसकी वजह से ज़्यादा और कम वाला रिजल्ट आया, है ना। विल यू गेट द सेम रिजल्ट इफ़ यू कल्चर एनिमल सेल्स, है ना, और फिर आपको ये भी बताना है कि क्या आप प्लांट सेल्स की जगह से कोई एनिमल सेल लेते तो भी क्या सही यही चीज़ मिलेगी। तो थिंक एंड मेंशन एनी टू कमर्शियल एप्लीकेशन, है ना, इसकी कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन हमें बतानी है इसमें। ठीक, इसके बाद देखो लास्ट टॉपिक जो है आपके साइंस का चैप्टर नंबर 3 का, वो ये ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। देखो, इन नेचर प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व द डिसीज इन प्लांट कॉल्ड क्राउन गॉल डिसीज। देखो ये क्या होता है, देख सकते हैं अगर पिक्चर थोड़ी क्लियर हो तो, किस तरीके से प्लांट के ऊपर इतने मोटे मोटे से एक स्वेलिंग टाइप की हो गई है ना, देखने में कितना गंदा लग रहा है ये। ठीक है, ये क्या है, ये डिसीज है प्लांट की एक। ठीक, इन दिस डिसीज ट्यूमर लाइक स्वेलिंग डेवलप ऑन द स्टेम ड्यू टू द रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, बहुत तेजी से सेल डिवीजन हो रहा है अनकंट्रोल, जिसकी वजह से एक ट्यूमर टाइप जनरेट हो रहा है। हमारी बॉडी में भी तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, तो यही होता है। ठीक है, डिसीज कॉज बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड द एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओनली ट्राइंग टू क्योर दिस डिसीज, साइंटिस्ट स्टडी हाउ टू बैक्टीरियम ट्रांसफर इन जेनेटिक मटेरियल इनटू द प्लांट सेल। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट यहाँ पर डिस्कवर करके देख रहे हैं किस तरीके से ये प्लांट सेल्स के अंदर ये चला जाता है। So this knowledge were later used in the plant tissue culture and genetic engineers. Today, agrobacterium is used as a tool to introduce useful genes into the plants। और आज ये जो है इस बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं ताकि प्लांट के जीन्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा सके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल फाइटोकेमिकल्स, इम्प्रूव्ड सेल्स एंड डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़, है ना। तो आज पहले हमने इस पर रिसर्च की एंड फाइनली आज हम इसी बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स के जीन्स तक पहुंचने के लिए और उस जीन्स में कुछ नई चीज़ें ऐड करने के लिए, ताकि प्लांट जो है वो और हेल्दी और अच्छा बनाया जा सके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और हमने सेकेंड लेक्चर में अपना सारा ही जितने टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।